नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। जी हाँ, हम लोग ने एक सीरीज स्टार्ट कर रही है जिसके अंदर हम लोग हर हफ्ते कुछ एमसीक्यूज करते हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी के। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है और आपकी लर्निंग भी हो रही है। तो आज इसका 4th एडिशन है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है एमसीक्यू फॉर यूजीसी नेट, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। जितने भी नए लर्नर जुड़ रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जितने भी पुराने वीडियोस हमारे प्रैक्टिस सेट के वो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो के खत्म होने के बाद। और आज हम डिस्कस करेंगे इस 4th एडिशन में एमसीक्यूज ऑन ज्योग्राफिकल टेक्निक्स, जियोमॉर्फोलॉजी, इंडियन ज्योग्राफी, ये सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था मैं अनअकैडमी और KBEDU। मोर देन 2 इयर्स का मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं एक प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल हैंडल्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, अगर आप हमारे यूजीसी नेट के ऑनलाइन पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ये एक टेलर मेड कोर्स है जो स्पेसिफिकली आपकी यूजीसी नेट ज्योग्राफी की तैयारी कराएगा और आपकी 10 की 10 यूनिट्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ज्वाइन करने के लिए आपको बेसिकली क्या करना है, गूगल फॉर्म मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, इसको फिलअप करना है और आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। यूजीसी नेट का पेड ऑनलाइन बैच हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर आप कब स्टार्ट करेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर हम इसको स्टार्ट कर देंगे और आगे हम बढ़ने लगेंगे जैसे भी हमको करना है। तो अगर आप ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको एक ईमेल भी मिलेगा जो आपको बेसिकली कंफर्मेशन होगा। बहुत जल्दी आपको ईमेल मिलने वाला है, उसमें कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका फर्स्ट लेवल ऑफ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अगर आप करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में आप ये फॉर्म भर सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे वीडियोस को स्टैंड अपार्ट बनाने के लिए और आपकी प्रैक्टिस बरकरार रखने के लिए, ज्योग्राफी से आपको इंडल्ज करने के लिए मैंने काफी सारी चीजें कर रखी हैं। जैसे हर रोज मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर एक रिडल पोस्ट करता हूं और इस रिडल को आपको सॉल्व करना होता है। जो लोग भी सॉल्व करते हैं उसको यहाँ पे मैं नेम अनाउंस करता हूं और वीडियो के एंड में मिलता है आपको क्वेश्चन ऑफ द डे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, कोई छोड़ेगा नहीं। इस वीडियो के एंड में भी आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा। ऑलराइट, तो आज सुबह मैंने टेलीग्राम चैनल पर ये रिडल पोस्ट की थी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंदु नेट ज्योग्राफी, आप उससे जुड़ सकते हैं। तो ये बेसिकली एक पिक्चर है और पिक्चर को देख के बताना है आपको कि इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये है कि शिपकिला पास जो है वो किसको कनेक्ट करता है, शिपकिला पास किसको कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर है हिमाचल एंड तिब्बत। ये बिल्कुल सही जवाब है। उत्तराखंड एंड सिक्किम नहीं है, उत्तराखंड कुल्लू वैली नहीं है, हिमाचल एंड स्पीति नहीं है, हिमाचल एंड तिब्बत भी है। इसको जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तो इसको मैं आपको विजुअलाइजेशन भी करा दूंगा। तो इसका आंसर भी है। देखते हैं किन किन लोगों ने आज सही जवाब दिया है। काफी सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। वाजिदा सारस्वत, ज्योति चक्रवर्ती, मोइन खान, सूरज गुप्ता, शुभोजीत, मिनी रस्तोगी भी दिया है। इन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि ये 3rd पोस्ट है इंडिया चाइना बॉर्डर के अंदर, ये 3री पोस्ट आती है, विच इज वेरी गुड। आलिया ने सही दिया, मनीषा ने सही दिया, मोहम्मद फैजल ने, अलका ने, निवा कुमारी, श्वेता, तन्मय, विवश्री, स्वीटी शर्मा, मेगा जैन, लक्ष्मी, जया मिश्रा, श्रुति वर्मा, याशिका गौंड, रोसी, श्रेया, उसके बाद बर्नाली बालो और तृप्ति बंसल, इन सब लोगों ने सही जवाब दिए हैं। काफी सारे आंसर अभी भी नहीं है, काफी सारे नाम जो है यहाँ पे मिसिंग मुझे लग रहे हैं। आप लोगों को आंसर देना पड़ेगा, आप ही के लिए है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर आप रोज करेंगे, भले ही आपको नहीं आता, आप नेट से सर्च करके भी दे रहे हैं, तो आप वो एफर्ट डाल रहे हैं नेट पे सर्च करने का, उसके बाद आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। ठीक है, पिक्चर भी मिल रही है आपको, देखो यहाँ पे, और क्वेश्चन भी मिल रहा है। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन भी हो रही है। तो इससे जुड़ने के लिए कोई नए लर्नर यहाँ पे देख रहा है तो उसके लिए मैं बता दूं, शुभेंदु नेट ज्योग्राफी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वीडियो पूरा एंड तक देखेंगे, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा एडिशन नंबर 4, प्रैक्टिस सेट नंबर 4। और इसका फॉर्मेट जो है वो बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे पहले रहता है। पहले क्वेश्चन आएगा, उसके बाद एक 20 सेकंड का टाइमर चलेगा। टाइमर के अंदर ही आपको जवाब देना है और टाइमर खत्म होने के बाद मैं उसका सही आंसर बताऊंगा और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा इफ रिक्वायर्ड विद अ डायग्रामेटिक स्कीमेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट। पहला क्वेश्चन आ रहा है। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन आ रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑर्बिट बिलोंग्स टू सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट। बताइए, ये हमने किया था टाइप्स ऑफ ऑर्बिट के अंदर, ये वीडियो हमने कवर कर रखा है, ये टॉपिक कवर कर रखा है हमने। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट की हाइट क्या है, अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा, जो भी मोस्ट रेलेवेंट लगता है आपको। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। इसका सही आंसर होगा 300 से 1000। इसी रेंज के अंदर सन सिंक्रोनस भी आता है और इसी रेंज के अंदर हमारा पोलर ऑर्बिट भी आता है। अगर आपको पता हो, अगर आप ऑर्बिट्स ध्यान से पढ़ना चाहते हैं, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैंने उठाया है, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आउट ऑफ फ्लूक मैंने दे दिया आपको, इसीलिए मैंने वो ऑर्बिट्स वाला टॉपिक भी कवर किया था जिसके अंदर करंट अफेयर भी कवर हो गया था और ऑर्बिट्स भी कवर हो गया था। ठीक है, तो मैं उसको आई बटन के अंदर लगा दूंगा। आई बटन के अंदर अगर आप देख सकते हैं, टैप कर लेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको मैं वीडियो लगा दूंगा। तो इसका आंसर है डी, 300 से 1000। आप देखेंगे ऑर्बिट जो होते हैं इस तरह से होता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इसकी हाइट जो होती है 600 से 800 किलोमीटर होती है, टू बी वेरी प्रिसाइज। लेकिन अगर आपको एग्जाम में इस तरह की रेंज मिल रही है तो इन सब में से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर डी ही है। 300 से 1000 किलोमीटर के बीच के अंदर ये आता है। आप देखेंगे ये सन सिंक्रोनस है और सन सिंक्रोनस क्यों है आप देखेंगे, ये जो ऑर्बिट है ये बेसिकली सन के सोलर टाइम से अलाइन कर दिया जाता है
और ये नॉर्मली इस ऑर्बिट पे रहने वाले जितने भी सैटेलाइट्स हैं वो रिमोट सेंसिंग के अंदर काम आते हैं। हमारे जितने भी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं इंडिया के, वो सारे इसी ऑर्बिट पर हैं। और कारण उसका ये दोस्तों, क्योंकि जहां पर भी सनरेज नेचुरली पड़ रही है तो वहां पर एक्टिव रिमोट सेंसिंग की बजाय पैसिव रिमोट सेंसिंग बहुत अच्छे से हो पा रही है, जिसको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो पैसिव रिमोट सेंसिंग से क्या हो रहा है कि नेचुरल सनलाइट मिल रही है और सनलाइट की वजह से वहां पूरे एरिया की जो है वो बहुत अच्छी आपको इमेजरी मिलती है, आपको हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स मिलती है और आप बहुत अच्छे से वहां की स्टडी कर पाते हैं। तो सन सिंक्रोनस आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑर्बिट जो है ग्रीन कलर का है। जहां जहां भी लोकल टाइम होगा, जहां जहां भी डे हो रहा होगा, ये ऑर्बिट वहीं चक्कर लगाता है। ये बेसिकली इस तरह से अलाइन किया गया है कि ये डार्कनेस में जाएगा, यानी अर्थ के डार्क पार्ट में ये नहीं जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम इन द पैसिव रिमोट सेंसिंग? बताइए, पैसिव रिमोट सेंसिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम आती है? इनमें से क्या है प्रॉब्लम? ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए। पैसिव रिमोट सेंसिंग, ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर है बी, क्लाउड कवर जो होता है वो पैसिव रिमोट सेंसिंग के लिए एक प्रॉब्लम हो जाता है। आप ये पहले डायग्राम देखेंगे, दो तरह की रिमोट सेंसिंग होती है, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है। ठीक है, तो पहले आप बता दूं मैं आपको रिमोट सेंसिंग क्या होती है। रिमोट सेंसिंग बेसिकली क्या है, ये आप एक तरीके की रिसर्च कर रहे हैं रिमोटली विदाउट हैविंग अ फिजिकल कॉन्टैक्ट विद अ पर्टिकुलर रीजन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जो नॉर्मली पोलर ऑर्बिट या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिए जाते हैं। और हमारा अर्थ में एक डेटा सेंटर होता है। तो क्या करता है, सैटेलाइट जो है यहाँ से जो है इमेजेस लेगा। मान लीजिए मेरे को अर्थ के किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इंडिया की अगर बात की जाए तो मुझे मान लीजिए पेनिसुलर इंडिया की रिमोट सेंसिंग करनी है। मुझे ये पता लगाना है कि वहाँ पे कौन कौन से मिनरल्स हैं। तो वो जो सैटेलाइट होगा जब पेनिसुलर इंडिया के ऊपर आएगा, ठीक है, तो वहां पर बेसिकली वो उस पर्टिकुलर एरिया की जो है इमेजिंग लेगा और इमेजिंग करके वो अलग अलग स्पेक्ट्रम के अंदर अलग अलग डेटा देता है डेटा सेंटर पे। उससे हम लोग रिमोटली पता लगा लेते हैं कि भाई अर्थ के पेनिसुलर इंडिया के नीचे क्या रिसोर्सेज हैं, वो उसकी फिजियोलॉजी क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर रिमोट सेंसिंग दो तरह की हो सकती है, एक एक्टिव रिमोट सेंसिंग होती है, एक पैसिव रिमोट सेंसिंग होती है। एक्टिव रिमोट सेंसिंग में क्या होगा, सैटेलाइट जो होंगे वो खुद जो है अपने आप से एक एनर्जी सोर्स भेजते हैं और वो एनर्जी सोर्स अर्थ पे जाता है, वहां से टकराता है और टकराने के बाद वो जैसे ही जो है वापस रिफ्लेक्ट बैक होता है तो उससे आने वाली जो भी रेडिएशन है उसको सैटेलाइट जो है वो कैप्चर कर लेता है और बेस्ड अपॉन दैट डेटा वो अपने डेटा सेंटर पे भेज देता है। ठीक है, तो अलग अलग रेडिएशंस रिफ्लेक्ट करती है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम यूज किया जाता है इसके अंदर। तो इसके अंदर बेसिकली अब क्या होगा, एक्टिव रिमोट सेंसिंग के अंदर सैटेलाइट जो है वो खुद ही एक एनर्जी सोर्स है। पैसिव के अंदर क्या होगा, सन बेसिकली एक एनर्जी सोर्स है और यही बेसिकली आप देखेंगे सन सिंक्रोनस ऑर्बिट प्लेस कर दिए जाते हैं। यानी कि सन से आने वाली जो भी रेडिएशन है वो पहले अर्थ पे पड़ती है, अर्थ पे पड़ने के बाद जितनी भी रेडिएशन है वो रिफ्लेक्ट करती हैं अलग अलग स्पेक्ट्रम के अंदर, अलग अलग वेवलेंथ्स के अंदर, और वो रिफ्लेक्टेड जो रेडिएशन है वो एनर्जी है वो सैटेलाइट कैप्चर करता है। क्योंकि हर बॉडी की हर अर्थ के पार्ट की हर फीचर की अलग अलग कह सकते हैं कि रिफ्लेक्शन करने की रेडिएशंस होती हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो पैसिव के अंदर क्या हो रहा है, सन इज द एनर्जी सोर्स, एक्टिव के अंदर क्या हो रहा है, सैटेलाइट इज द एनर्जी सोर्स। सैटेलाइट खुद एनर्जी दे रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, सैटेलाइट के पास जा रही है। पैसिव के अंदर क्या हो रहा है, सन जो है वो एनर्जी दे रहा है, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फिर वो सैटेलाइट के पास जा रही है। तो ये फर्क होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर एक डेंस क्लाउड कवर है, मान लीजिए मुझे इंडियन लैंडमास की ही स्टडी करनी है और वहां मानसून का मौसम है, डेंस क्लाउड कवर है, तो इस वक्त क्या होगा, जो सन है वो पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, सन की रेंज पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी ग्राउंड तक, जिसकी वजह से पैसिव रिमोट सेंसिंग के अंदर एक क्लाउड कवर बहुत बड़ा हर्डल बन जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव्स एंड प्रोसेस रिमोट सेंसिंग डेटा इन इंडिया, बताइए कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो रिमोट सेंसिंग डेटा को रिसीव करता है और प्रोसेस करता है? बताइए इनमें से क्या है, ABCD 5 ऑप्शन है, बताइए। बताइए क्या होगा, ABCD। ऑलराइट, समय होता है समाप्त और इसका सही आंसर है डी, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। बेसिकली ये है आपका डेटा रिसीविंग सेंटर है। ये SHAR जो है वो है श्री हरिकोटा वाला, जो स्पेस आपका जो लॉन्चिंग व्हीकल है, लॉन्चिंग साइट है जहाँ पे आप रॉकेट्स लॉन्च करते हैं। SDS जो है वो सेम ही है, सतीश धवन। SDS SHR उनको कंबाइन कहा जाता है, श्री हरिकोटा या सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, जो हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। IIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, ये अलग चीज़ है, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग की पढ़ाई होती है जो देहरादून के अंदर है। ठीक है, NRSC जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो इसरो का ही एक सब सेंटर है, जहां पर जितने भी सैटेलाइट्स के रिमोट सेंसिंग डेटा जो है वो यहाँ पे आके इकट्ठा होते हैं और फिर वो इसरो को दे दिए जाते हैं। तो ये इसरो का एक सब सेंटर है, NRSC, ये बात आपको ध्यान रखनी है। IIRS जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे पढ़ाई होती है रिमोट सेंसिंग की, यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल बिल्डअप होता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं। ठीक है, ये दोनों सेंटर जो हैं वो हमारे सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर है, श्री हरिकोटा या सतीश धवन स्पेस सेंटर जिसको हम कहते हैं। इसरो आप जानते हैं इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके फाउंडर थे विक्रम साराभाई।
ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ जीपीएस? बताइए इनमें से क्या जीपीएस का कंपोनेंट नहीं है? बताइए, ABCD। बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नॉट पूछा गया है, तो इसका डी आंसर होगा डिवाइस सेगमेंट। कुछ भी नहीं होता। आप देखेंगे जीपीएस में बेसिकली 3 सेगमेंट होते हैं, स्पेस सेगमेंट, उसके बाद होता है कंट्रोल सेगमेंट जो ग्राउंड पे होता है, और उसके बाद यूजर सेगमेंट होता है। तो स्पेस सेगमेंट में क्या होगा, एक कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स होंगे। ठीक है, सैटेलाइट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो हम प्लेस कर देते हैं मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर, और वो बेसिकली आपको पूरे पर्टिकुलर एरिया का कवरेज दे रहे हैं, जीपीएस डेटा आपको दे रहे हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं, वो नेविगेशन के काम आते हैं जीपीएस। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली स्पेस सेगमेंट के अंदर क्या होगा, कुछ सैटेलाइट्स होंगे जो डेटा जो है वो ग्राउंड स्टेशन को देंगे, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल सेगमेंट। मास्टर स्टेशन होता है, और ये फिर मॉनिटर स्टेशन को अलग अलग डेटा पे देता है। ठीक है, उसके बाद ये डेटा जो है फिर आपके पास जो डिवाइस है, जो फोन है जिसके अंदर जीपीएस टेक्नोलॉजी है, जिसके अंदर अलग अलग सेंसर्स हैं, उसके पास डेटा जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट या अलग अलग सेंटर्स पे। तो स्पेस सेगमेंट इसका एक पार्ट है जिसमें सैटेलाइट्स हैं, कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है। दूसरा इसका कंट्रोल सेगमेंट, जो ग्राउंड सेंटर्स हैं जहां पर ये सारा डेटा आता है, और फिर ये ग्राउंड सेंटर जो है फिर आपके डिवाइस पर जो है वो सिग्नल भेजते हैं, जो आपका यूजर सेगमेंट होता है। तो जीपीएस के अंदर काम करने के लिए 3 सेगमेंट होते हैं, स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट और यूजर सेगमेंट। स्पेस सेगमेंट के अंदर आते हैं हमारे सैटेलाइट्स जो अलग अलग डेटा आपको देते हैं, कोऑर्डिनेट्स देते हैं। कंट्रोल सेगमेंट के अंदर ये सारा डेटा इकट्ठा होता है, मॉनिटर होता है, और ये डेटा फिर दे दिया जाता है आपके यूजर सेगमेंट के अंदर, जो आपके पास टेक्नोलॉजी है। आपके डिवाइस के अंदर लोकेशन करके एक फीचर होता है जिसको हम जीपीएस कहते हैं, गूगल मैप्स होता है, जिसके अंदर वो सारा डेटा चल पाता है, उसको यूज कर पाते हैं। तो 3 सेगमेंट इसके अंदर होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको बोलना नहीं है। यूजर सेगमेंट जो वो है जिसके अंदर वो टेक्नोलॉजी है जिससे आप जीपीएस यूज कर सकते हैं। स्पेस सेगमेंट के अंदर सैटेलाइट्स है, कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स, और कंट्रोल सेगमेंट के अंदर आते हैं मास्टर स्टेशन और मॉनिटर स्टेशन। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ए है टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स प्लेस्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 39786 किलोमीटर। रिसोर्स सैटेलाइट आर प्लेस्ड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 100 to 1500 किलोमीटर। बताइए इनमें से क्या सही है आपको बताना है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। ABCD 4 ऑप्शन है। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4 इसका आंसर होगा। ऑल रॉन्ग, इसमें से कोई भी सही नहीं है। टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, यस ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होते हैं, लेकिन इनकी ऑल्टीट्यूड जो है वो फिक्स्ड है, वो 39786 नहीं 35786 किलोमीटर है। कई बार डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी हाइट से, ये इसकी फिक्स्ड हाइट है 35786 किलोमीटर। उसके बाद रिसोर्स सैटेलाइट जो होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से, वो होते हैं हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, और वो हमेशा आपको एल्टीट्यूड पे मिलेंगे 300 से 1000 किलोमीटर के बीच में। आप देखेंगे जो सन सिंक्रोनस है वो 600 से 800 के बीच में है, और जो रिमोट सेंसिंग वाला जो पोलर वाला है वो 200 से 1000 के बीच के अंदर होता है। यानी कि 100 से 1500 ये नहीं होगा। ठीक है, 100 से 1500 नहीं होगा, 1000 से ऊपर कभी भी नहीं जा सकते हमारे रिसोर्स सैटेलाइट्स, वो 1000 के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, और वो 100 से ऊपर होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। रिसोर्स सैटेलाइट्स के अंदर हमारे आते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, जिसके अंदर 2 ऑर्बिट है, पोलर ऑर्बिट और सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसलिए सारे गलत हो गए। अब यहाँ पे देखेंगे GEO, आप देखेंगे जियो स्टेशनरी जो इक्वेटर के पैरेलल है वो 35786 किलोमीटर पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप टाइप्स ऑफ ऑर्बिट्स की मैं बात करूँ तो देखो सन सिंक्रोनस जो है वो 600 से 800 किलोमीटर है, और पोलर वाला जो है वो 200 से 1000 किलोमीटर है, यानी कि 1000 से पार कोई भी नहीं जाता है। ये दोनों ही जो है वो हमारे रिसोर्स सैटेलाइट्स के अंदर काम आते हैं, रिमोट सेंसिंग के अंदर ये काम आते हैं। तो आप देख सकते हैं ये इसका डायग्राम है, ये इसका विजुअलाइजेशन है। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। पाउडर स्नो एवलांच आर अ कोहेलेंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एवलांच। बताइए पाउडर स्नो एवलांच जो होता है वो किन 2 एवलांच को मिला के बनता है। बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है, ये पहले हम कर चुके हैं, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है C, लूज स्नो एवलांच और स्लैब एवलांच। पाउडर स्नो एवलांच जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। पहले हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एवलांच। तो एवलांच के प्राइमरीली 2 टाइप हैं, एक है लूज स्नो एवलांच और एक है स्लैब एवलांच। लूज स्नो के अंदर क्या हो रहा है, जब एवलांच नीचे की तरफ आता है तो जो स्नो होती है वो पाउडर फॉर्म के अंदर होती है। ठीक है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द सिंगल पॉइंट, किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, और इसके अंदर बेसिकली आपको लूज पाउडरी फॉर्म ऑफ स्नो देखने को मिलेगी, पाउडर फॉर्म के अंदर मिलती है। स्लैब एवलांच जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डेडली होते हैं, और जब वो नीचे की तरफ आते हैं तो पूरी चट्टान की चट्टान नीचे की तरफ आती है, यानी कि बर्फ की पूरी चट्टान जब नीचे आती है उसको हम स्लैब एवलांच कहते हैं।
कई बार क्या होता है, इन दोनों का मिक्सचर हमें देखने को मिलता है जिसको हम कहते हैं पाउडर स्नो एवलांच। वो इस तरह से होता है, इसका जो अपर पार्ट होता है वहाँ पे लूज स्नो पार्ट है वो पाउडरी शेप के अंदर है, और जो नीचे वाला है वो स्लैब शेप के अंदर होता है, यहाँ पे डेंस स्नो होता है। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है लूज स्नो एवलांच और स्लैब एवलांच को, उसको हम पाउडर स्नो एवलांच कहते हैं दोस्तों। ऑलराइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। न्यूमरस लार्ज डिप्रेशन फाउंड इन द यंग स्टेज ऑफ रिवर आर कॉल्ड। बताइए, रिवर की यंग स्टेज के अंदर जो लार्ज डिप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं उसे क्या कहा जाता है? इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या है बताइए? बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, प्लंज पूल्स होगा इसका आंसर। हम यहाँ पे देखेंगे यंग स्टेज के अंदर क्या होता है, बेसिकली वी शेप वैलीज बनती है, और यंग स्टेज के अंदर ही हमें वाटरफॉल्स देखने को मिलती है। जब भी रिवर जो है वो किसी क्लिफ से नीचे कूद रही है, किसी रैपिड से कूद रही है, किसी बड़े हिल से नीचे की तरफ जा रही है, तो वहां पर वाटरफॉल्स बनते हैं। अब क्या होता है, वाटरफॉल जो है उसके साथ रिवर जो आ रही है वो नीचे जा रही है, तो रिवर के अंदर आप जानते हैं यंग स्टेज के अंदर लोड बहुत ज्यादा होता है, बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, बड़े बड़े पेबल्स होते हैं। तो जब रिवर जो है किसी वाटरफॉल से नीचे जाती है तो नीचे जो एरिया है वहां पर इस तरह के दो डिप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। अगर रिवर के अंदर बड़े बड़े पेबल्स हैं, वो वाटरफॉल से नीचे आ रहे हैं, और नीचे गिरने के बाद वो पेबल्स जो है वो गोल गोल घूम रहे हैं, ठीक है, पानी की वजह से, पानी के गिरने की वजह से वो गोल गोल घूम रहे हैं, तो ऐसे छोटे डिप्रेशन हमें देखने को मिलते हैं जिसको हम पॉट होल्स कहते हैं। जब ये डिप्रेशन बड़े हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो वो प्लंज पूल बन जाते हैं। देखोगे आप यहाँ पर वाटरफॉल के नीचे इस तरह से एक बड़ा डिप्रेशन जो होता है जिसको हम प्लंज पूल कहते हैं। पॉट होल जो है वो बेसिकली बनता है जब रिवर के अंदर बड़ा बड़ा जो सेडिमेंट लोड है, डेब्री लोड जो है, जिसके अंदर बोल्डर्स हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं, जब वो नीचे वाटरफॉल से गिरते हैं तब वो एक सर्कुलर मूवमेंट के अंदर जब वहाँ पे रोटेशन होता है तो इस तरह से पॉट होल्स बनते हैं। ये थोड़े से छोटे होते हैं, इन्हीं का लार्ज फॉर्म होता है प्लंज पूल्स। ये वाले को ध्यान रखनी है, ये आपको हमेशा यंग स्टेज के अंदर देखने को मिलेगा, मेच्योर स्टेज या ओल्ड स्टेज के अंदर में देखने को नहीं मिलता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 8, विच अमंग द फॉलोइंग मास मूवमेंट हैव द स्लोएस्ट वेलोसिटी ऑफ मूवमेंट अमंग द अदर्स। बताइए, इनमें से क्या सबसे स्लोएस्ट है? बताइए। वेरी इजी, बताइए क्या होगा? ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है सॉइल क्रीप। सबसे स्लोएस्ट जो होता है वो सॉइल क्रीप होता है, सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो फॉल होता है। ये दोनों आपको दे रखे हैं, सबसे स्लोएस्ट जो है वो क्रीप है और सबसे फास्टेस्ट जो है वो फॉल है। यहाँ पे आप डायग्राम देखेंगे। मास मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, जब बड़े बड़े रॉक पार्टिकल्स जब छोटे पार्टिकल के अंदर तब्दील हो जाते हैं और जब वो अंडर द इम्पैक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे आ रहे हैं, ठीक है, तब वो मास मूवमेंट कहलाता है। तो वो दो तरह के होते हैं, रैपिड मूवमेंट, फास्ट मूवमेंट। रैपिड मूवमेंट जो होंगे आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से, जैसे आप स्लो से फास्ट की तरफ जा रहे हैं तो वो रॉक स्लाइड, लैंड स्लाइड, अर्थ फ्लो, मड फ्लो होंगे। लेकिन स्लो मूवमेंट आपके होंगे सॉलिफ्लेक्शन और सॉइल क्रीप, जिसमें सबसे स्लोएस्ट जो है वो हमारा सॉइल क्रीप है। इस तरह से यहाँ पे वेट और ड्राई का मूवमेंट भी आप देख सकते हैं। ऊपर से आप नीचे आएंगे तो मूवमेंट जो होगा वो ड्राई हो जाएगा, यानी कि मड फ्लो वेट है, वेट फास्ट मास मूवमेंट है, अर्थ फ्लो वेट फास्ट मास मूवमेंट है, लेकिन लैंड स्लाइड और रॉक स्लाइड जो है वो ड्राई मास मूवमेंट है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, टेरा रोसा क्या है आपको बताना है। टेरा रोसा क्या है, इनमें से क्या अप्रोप्रिएट ऑप्शन है बताइए। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। व्हाट इज टेरा रोसा? बताइए, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले भी। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर है सी, अ थिक रेड सॉइल फॉर्म ड्यू टू द वेदरिंग रेसिड्यू। जो वेदरिंग की वजह से जब सॉइल जो है जिसका लीचिंग हो जाता है और लीचिंग होने के बाद जब एक रेड पार्टिकल्स रह जाते हैं उसको हम टेरा रोसा कहते हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर नॉर्मली वाइन जो है, वाइन यार्ड बनते हैं, वाइन की खेती यहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं टेरा रोसा इस तरह से रेड सॉइल होती है। यहाँ पर एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से इसमें लीचिंग होती है। लीचिंग के बाद यहाँ पर इस तरह से इसका कलर जो है वो रेडिश हो जाता है। यहाँ पे वाइन की खेती होती है, मेडिटेरियन एरिया के अंदर ये पाया जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 10, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। इनमें से क्या स्टेटमेंट सही है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया है। पहला स्टेटमेंट है जीपीएस सिस्टम वर्क ऑन एटलीस्ट 3 सैटेलाइट्स। यूएस जीपीएस इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स और IRNSS इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 10 सैटेलाइट। बताइए, यहाँ पे कोड्स दे रखे हैं, आपको बताना है क्या है सही आंसर। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसमें क्या होगा सही आंसर? देखो, जीपीएस सिस्टम कैन वर्क ऑन एटलीस्ट 3 सैटेलाइट, ये गलत है। जीपीएस सिस्टम को वर्क करने के लिए एटलीस्ट 4 सैटेलाइट चाहिए होते हैं, मिनिमम 4 सैटेलाइट चाहिए होते हैं। अगर आप नेविगेशन सैटेलाइट बनाना चाहते हैं, ठीक है, नेविगेशन सिस्टम बनाना चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए, तो एटलीस्ट 4 सैटेलाइट उसके अंदर लगते हैं, जो हर तरह से आपको डेटा देंगे, 2D 3D डेटा हर तरह से देंगे।
उसके बाद यूएस जीपीएस सिस्टम की अगर हम बात करें, यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम की अगर हम बात करें, तो वो बेसिकली कॉन्स्टलेशन ऑफ क्या, वो 24 सैटेलाइट्स है। ये बिल्कुल सही बात है, वो एक कॉन्स्टलेशन ऑफ 24 सैटेलाइट्स है, ठीक है, जो मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर काम करता है। उसके बाद इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो इंडिया का है, क्या उसके अंदर 10 सैटेलाइट्स हैं? तो ये गलत है। इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के अंदर दोस्तों आते हैं 7 सैटेलाइट्स, ठीक है, 7 सैटेलाइट्स के अंदर आते हैं। तो उसमें से सही जो है वो ओनली बी है, इसलिए इसका आंसर होगा 4 ओनली बी। ओनली बी इसका सही आंसर होगा। यूएस जो है इसके बाद चॉइस है, लेकिन ये दोनों गलत हैं। जीपीएस सिस्टम को वर्क करने के लिए 4 चाहिए होते हैं, और IRNSS के अंदर हमारे पास 7 सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे ये यूएस का आप देख सकते हैं, ये 24 सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन आप देख सकते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 11, गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट्स, वन इज असर्शन, वन इज रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। असर्शन है डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और इसका रीजन दे रखा है कि कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स। बताइए, क्योंकि लगाइए और बताइए। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि इसको आपको क्योंकि लगाना पड़ता है। बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो बी होगा। बी क्यों होगा? देखो, डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन कॉज सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे ही होता है। ये कह रहा है कि कंस्ट्रक्शन प्लेट मार्जिन, जो डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन ही है, रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्ट्स, ये भी सही है, लेकिन ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप देखेंगे ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं करता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का एक्सप्लेनेशन फॉल्ट्स नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा बी। यहाँ पे आप देखेंगे 2 प्लेट जब 2 अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है, आप देख सकते हैं। और जब 2 प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो फॉल्ट भी बनते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे। इसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। यहाँ पे नूबियन प्लेट और सोमालियन प्लेट जब अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो रिफ्ट वैली बनती है, लेकिन रिफ्ट वैली बनने का कारण सी फ्लोर स्प्रेडिंग नहीं है, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो है वो रिफ्ट वैली की तरफ से नहीं होती। दोनों इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, दोनों सही है, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं करता, इसलिए इसका आंसर होगा बी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। अरेंज करना है, इनको ऑर्डर के अंदर बताना है क्या इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको उसको अरेंज करना है ऑर्डर के अंदर। बताइए बताइए क्या होगा। ABCD बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। सबसे पहले देखते हैं सबसे पहले क्या हुआ था। देखो, सबसे पहले रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स हुआ था, ये बात हम जानते हैं। पहले पैंजिया से भी पहले छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स थे, पहले वो इकट्ठा हुए, फिर वो पैंजिया बने, तो रिफ्टिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ब्लॉक्स हुआ, ठीक है। उसके बाद फ्लाइट फ्रॉम पोल्स हुआ। ये सारे कॉन्टिनेंट जो है फिर वो पोल से इक्वेटर की तरफ आए थे, ये बात जानते हैं, इक्वेटर की तरफ आए थे। और इक्वेटर के आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे रिफ्टिंग ऑफ पैंजिया इंटू 2 पार्ट्स। पैंजिया 2 भागों में टूटा, ठीक है, अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड के बीच में आया हमारा टेथिस, ओपनिंग ऑफ टेथिस इसके बाद आएगा, और लास्ट के अंदर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अपने अपने पार्ट्स के अंदर टूट गए, यानी कि अंगारा लैंड से नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया निकल गया, और गोंडवाना लैंड से जितने भी वो कॉन्टिनेंट्स थे, चाहे हमारा साउथ अमेरिका हो, अफ्रीका हो, इंडियन पेनिसुला हो, ऑस्ट्रेलिया हो या एंटार्क्टिका हो, ये सारे इसके अंदर आ गए थे, और न्यूजीलैंडिया भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सी, इसका आंसर है 1 2 4 3 5, दिस इज द राइट, इसका ऑर्डर होगा। रिफ्टिंग ऑफ कॉन्टिनेंटल ब्लॉक्स, फ्लाइट फ्रॉम पोल्स, रिफ्टिंग ऑफ पैंजिया इंटू 2 पार्ट्स, उसके बाद टेथिस बना, ओपनिंग ऑफ टेथिस, और उसके बाद डिस्ट्रप्शन ऑफ गोंडवाना लैंड एंड इट्स ब्रेकिंग पार्ट। ऑलराइट, ये इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। देखो, इस तरह से हुआ था, ये पैंजिया पहले टूटा, इसके अंदर बीच में टेथिस आया, उसके बाद फिर ये लोरेशिया और गोंडवाना लैंड अपने अपने पार्ट्स के अंदर टूट गए, और यहाँ से इंडियन प्लेट ने अपनी जर्नी नॉर्थवर्ड टूट शुरू की और जाके टकराई सीधा यूरेशियन प्लेट से, जिससे यहाँ पर हिमालय हमें देखने को मिलते हैं। ये इसका पूरा ऑर्डर रहा है, ठीक है। सबसे लास्ट में हुआ है ये वाला, आप देख सकते हैं, डिस्ट्रप्शन ऑफ गोंडवाना लैंड्स एंड इट्स ब्रेकिंग पार्ट, ये सबसे लास्ट वाला है, जिसकी वजह से इंडियन प्लेट से अलग से निकल के आई थी, और जीलैंडिया भी निकला था। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द एविडेंस दैट डज नॉट फेवर द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इनमें से क्या एविडेंस है जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को फेवर नहीं करते हैं? बताइए क्या होगा। कोड्स आपको दे रखे हैं यहाँ पर 1 ABCD, बताना है क्या होगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ये कौन कौन से एविडेंस जो हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं? बताइए। वेरी इजी, समय समाप्त होता है। उसका आंसर होगा C 4 और 3। कन्वेक्शन इन द मेंटल और प्लेट मूवमेंट जो है वो तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। कन्वेक्शन इन द मेंटल डिस्कवर किया है आर्थर होम्स ने कन्वेक्टिव करंट थ्योरी से, और प्लेट मूवमेंट जो है वो पूरा निकल के आया है हमारे सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कन्वेक्टिव करंट से, तो ये बहुत बाद में जाके आया है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के अंदर ये नहीं था, इसलिए इसका आंसर होगा C 4 और 3। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 14, द बाउंड्री वेयर टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड इज कॉल्ड एज।
बताइए जहां पर दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करती है वो बाउंड्री कौन सी है? वेरी इजी। बताइए क्या होगा? ABCD इजी है बहुत। ऑलराइट, समाप्त इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री। जहां पर दो प्लेट कोलाइड करती है वो बेसिकली कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है, और कन्वर्जेंट बाउंड्री को कहा जाता है डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री, क्योंकि अब यहां पे देखेंगे जब दो प्लेट कोलाइड करती है तो एक प्लेट नीचे की तरफ जाती है, डेंसर प्लेट नीचे की तरफ जाती है, और ये पूरी प्लेट जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है और जाके एस्टेनोस्फीयर के अंदर मिल जाती है, इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन भी कहा जाता है। और उसके विपरीत आप देखेंगे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री है वो है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, क्योंकि वो जब दो प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है तो नई क्रस्ट नीचे से निकल के आती है, जिसको हम सी फ्लो स्प्रेडिंग कहते हैं। और एक होती है कंजर्वेटिव बाउंड्री, वो है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, यानी कि ना तो प्लेट बन रही है ना टूट रही है, ये बारों को ध्यान रखनी। तो ये सब उसके अदर नेम्स थे। डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री जो है इट इज द अदर नेम ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर बेनियम जोन बनते हैं, ये बारों को ध्यान रखिए। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग पीरियड, सॉरी इसे पीरियड नहीं है, ये मिसप्रिंट है, विच अमंग द फॉलोइंग एरा, इसमें कौन सा एरा के अंदर डिस्ट्रप्शन ऑफ द मैजेस्टिक डायनासोर टुक प्लेस, कौन से एरा के अंदर, ये पीरियड नहीं है दोस्तों, टाइपिंग एरर है, कौन से एरा के अंदर डायनासोर का डिस्पर्शन हो गया था, यानी कि उनका खात्मा हो गया था, बताना है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, 4 ऑप्शन है। इन विच अमंग द फॉलोइंग एरा डिस्पर्शन ऑफ द मैजेस्टिक डायनासोर टुक प्लेस, बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका आंसर होगा दोस्तों डी, डी, इसका नन ऑफ दिस कोई भी नहीं है इसका आंसर है मीजोजोइक एरा। आप यहाँ पे देखेंगे मीजोजोइक एरा के अंदर जो ट्रियासिक पीरियड था वो अर्ली एज था, जुरासिक पीरियड के अंदर डायनासोर जो थे वो अपने चरम पर थे, मोस्ट इवॉल्व थे वो, और क्रिटेशियस पीरियड के अंदर आते आते उनका खात्मा हो गया था। तो इसका आंसर है मीजोजोइक एरा, वो यहाँ पर था नहीं, इसलिए नन ऑफ दिस होगा। और आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है पूरे पृथ्वी जब से बनी है तब से लेकर अब तक पूरे टाइम पीरियड को कुछ हमने टाइम ब्रैकेट्स के अंदर डाला है। सबसे बड़ा जो है वो हमारा ईयन है, जिसके अंदर हमारे फेनोजोइक ईयन, और सबसे पहले आते हैं हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, इसको प्री कैम्ब्रियन ईयन भी कहा जाता है, और फेनोजोइक ईयन, ये 2 हैं। और फिर ये जो ईयन है वो कुछ एरा के अंदर डिवाइड है, आप देखेंगे पैलेजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक, और उसके बाद ये एरा जो है वो कुछ पीरियड के अंदर डिवाइड है, और पीरियड कुछ एपॉक के अंदर डिवाइड है, ठीक है। तो सबसे रीसेंट एरा जो है वो हमारा सीनोजोइक एरा है, जिसके अंदर 2 पीरियड है, टर्शरी और क्वाटरनरी, ठीक है। हम जो है वो इस एपॉक के अंदर है, होलोसीन एपॉक के अंदर है, ठीक है। और जो मीजोजोइक एरा है आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 3 पीरियड आते हैं, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस। जुरासिक के अंदर जो है वो डायनासोर थे, क्रिटेशियस के अंदर इनका खात्मा हो गया था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ईयन सबसे बड़ा है, उससे छोटा एरा है, उससे छोटा पीरियड है, और उसके छोटा है एपॉक। हम सिर्फ एपॉक जो है वो सीनोजोइक एरा का ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये सबसे रीसेंट है, इसलिए इसको अलग अलग पीरियड के अंदर डिवाइड कर रखा है, जिसमें आप देखेंगे सीनोजोइक के अंदर क्वाटरनरी है और टर्शरी है। क्वाटरनरी पीरियड जो है सबसे रीसेंट है पीरियड, और सीनोजोइक जो है वो सबसे रीसेंट है एरा, और फेनोजोइक ईयन जो है वो सबसे रीसेंट है ईयन। ये बात को ध्यान रखते हैं, रीसेंट आपसे पूछा जाता है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ बेसिक लावा, बताना है क्या होगा इसका आंसर। बेसिक लावा में से जो है क्या फीचर नहीं है बेसिक लावा का, बताइए। इज नॉट अ फीचर ऑफ बेसिक लावा, बताइए क्या होगा। ABCD कमेंट कीजिए फटाफट से, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, उसका सही आंसर होगा सी, इज नॉट अ फीचर ऑफ बेसिक लावा। अबंडेंट सिलिका कंटेंट जो है वो नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा एसिडिक लावा के अंदर, क्योंकि जब सिलिका कंटेंट ज़्यादा होता है तो फिर जो है मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा विस्कस होता है। विस्कस मतलब वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो गाढ़ा हमेशा एसिडिक होता है, और जो पतला होता है फ्लूइडिक जो होता है वो हमेशा हमारा बेसिक लावा होता है। तो हाईली फ्लूइड होता है, रिच इन मेटालिक मिनरल्स होता है, फेरस एंड मैग्नीशियम, और इसके क्वाइट एक्सप्लोजन होते हैं, लेकिन अबंडेंट सिलिका कंटेंट जो है उसके अंदर देखने को नहीं मिलेगा, ये हमें एसिडिक लावा के अंदर देखने को मिलता है। ये आप फ्लो चार्ट देखेंगे वापस से। वोल्केनोस को अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जा सकता है बेस्ड ऑन द इरप्शन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन, कब कब वो इरप्ट होते हैं। तो उसमें आते हैं हमारे एक्टिव वोल्केनो, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। एक्टिव मतलब जो नॉर्मली इरप्ट होते रहते हैं, डोरमेंट मतलब जो कुछ सालों से नहीं हुए हैं, और एक्सटिंक्ट मतलब जो खत्म हो चुके हैं।
उसके बाद इरप्शन की बात करें तो सेंट्रल इरप्शन टाइप या फिशर, ठीक है, या तो किसी पाइप से आ रहा है या किसी क्रैक से आ रहा है। उसके बाद ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लावा से था यहाँ पर बेसिक लावा, एसिडिक लावा। तो बेसिक लावा जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक आगे जाता है, और किलोमीटर तक आगे जाने की वजह से वो एक डोम शेप लेता है, इसकी वजह से शील्ड वोल्केनोस बनते हैं, ठीक है। इसकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, मेटालिक मिनरल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा होता है, और ये लेस विस्कस होता है, और इसके क्वाइट इरप्शंस होते हैं, बिल्कुल ये क्वाइट देखने को मिलता है, ज़्यादा एक्सप्लोसिव नहीं होता। जो एसिडिक लावा है वो रिच इन सिलिका कंटेंट होता है, इसीलिए वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव होता है। ये हाईली विस्कस होता है, विस्कस मतलब बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा किलोमीटर तक नहीं जाता ये, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉम्पोजिट वोल्केनो, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑल राइट, चलते क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है मैच द फॉलोइंग से, और आपको बताना है यहाँ पे दे रखे हैं सैटेलाइट्स और यहाँ पे कंट्रीज दे रखे हैं, इनको आपको मैच करना है। टाइमर स्टार्ट करता हूँ मैं 20 सेकंड का, बताइए क्या होगा। कोड्स यहाँ पे दे रखे हैं 1 2 3 4, आपको आंसर देना है, बताइए क्या होगा। सैटेलाइट्स और कंट्रीज से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, आपको उसको मैच करना पड़ता है, कौन से कंट्री का सैटेलाइट कौन सा है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और सबसे पहले मैच कर लेते हैं। IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो है वो इंडिया के हैं, यानी कि A1 हो गया। स्पॉट जो है वो फ्रांस का है, एनवीसैट जो है वो यूरोप का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, और इकोनॉस जो है वो USA का है। तो देखते हैं कौन सा क्या है, यानी कि A1 हो गया, B हो गया 4, उसके बाद C एनवीसैट जो हो गया वो हमारे स्पेस यूरोप का हो गया, यानी कि C2 हो गया, और इकोनॉस जो हो गया वो हमारा US का हो गया, 3 हो गया, यानी कि 1 इसका सही आंसर है। आप देख सकते हैं A1 B4 C2 एंड D3, ये इसका सही आंसर है। IRS इंडिया, स्पॉट फ्रांस, एनवीसैट यूरोप, एंड इकोनॉस USA, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाविक, बताइए नाविक का फुल फॉर्म क्या है, बताइए क्या होगा फुल फॉर्म ऑफ नाविक। क्वेश्चन कई बार फुल फॉर्म से भी आए थे दोस्तों, तो उसको लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, बताइए ABCD। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, इसका सही आंसर होगा दोस्तों B नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, ये इसका सही आंसर है। नाविक बेसिकली हमारा क्या है, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, IRNSS है ये। इसके अंदर 7 सैटेलाइट आते हैं, 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह का ये कुछ दिखता है। आप देखेंगे IRNSS जो है ये 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, हमारा खुद का ओन स्टेट ओन नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर कर रहा है, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कवर करता है, और इंडिया से 1500 किलोमीटर तक की दूरी को ये कवर करता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑर्बिट IRNSS सैटेलाइट्स आर प्लेस्ड, आपको बताना है ये नाविक सैटेलाइट जो है ये कौन से ऑर्बिट के अंदर प्लेस कर दिए जाते हैं, बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा ऑर्बिट के अंदर प्लेस किया जाता है इनको, बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है। ऑलराइट, समय होता है समाप्त, और इसका सही आंसर होगा दोस्तों इसका सही आंसर होगा C, इसका सही आंसर होगा। 4 जो है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पर हैं, और 3 जो है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पे हैं। जी हाँ, 4 + 3 7 होता है। अब क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि ये तो एक नेविगेशन सैटेलाइट है, तो ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर क्यों नहीं है। इसका आंसर ये है दोस्तों कि जो GPS है जो USA का है वो बेसिकली कॉन्स्टलेशन और 24 सैटेलाइट है, और वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की कवरेज कर रहा है, ठीक है, इसीलिए उसको थोड़ा नीचे प्लेस कर दिया गया है मीडियम अर्थ ऑर्बिट पे, इसलिए इसको प्लेस किया है। अगर इंडिया की बात करें, IRNSS की बात करें या नाविक की बात करें, एक ही बात है, ठीक है। नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन जो 7 सैटेलाइट का कॉन्स्टलेशन है, ये बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कर रहा है, इसलिए इसको थोड़ा सा हमने हायर ऑर्बिट के अंदर रखा है, और हमारे पास ऑर्बिट के कॉन्स्टलेशन सैटेलाइट के कॉन्स्टलेशन है वो भी 7 है, 24 नहीं है, इसलिए इसको थोड़ा सा ऊपर रखा गया है ताकि पूरे इंडियन एरिया की, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पूरी कवरेज हमें मिल पाए। और इसके अंदर हमने बेसिकली क्या किया, सबको जो है वो जियो स्टेशनरी के अंदर नहीं डाला है, 4 हमने डाले हैं जियो सिंक्रोनस के अंदर, और 3 डाले हैं जियो स्टेशनरी के अंदर। यहाँ पे आप देखेंगे, ये आप वर्ल्ड मैप देख सकते हैं, ये जो पर्पल एरो है या पिंक एरो है आप देखेंगे ये अर्थ की रोटेशन है, ठीक है, और जो रेड एरो है ये सैटेलाइट की रोटेशन है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, ये जो एरिया है ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एरिया है। इसके अंदर आप ये वाला जो देख रहे हैं इक्वेटर के ऊपर जो है वो देखो, ये GEO है, ये वाला GEO है, ये वाला GEO है, और ये वाला GEO है, यानी कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, यानी कि 35786 किलोमीटर के ऊपर जो प्लेस कर दिया गया है। उसके बाद ये 1 2 3 4 ये जो है ये GSO में प्लेस कर दिए गए हैं, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट, और सबके जो है वो एंगल अलग अलग है। ये 55 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, ये 111 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर है, ये 55 ईस्ट पर है। ये इस तरह से आप देख सकते हैं टिल्ट एंगल सबके अलग अलग है। तो इस तरह से इसको प्लेस कर दिया गया है ताकि जो है
पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की पूरी कवरेज मिल पाए। इसको अगर हम मीडियम अर्थ ऑर्बिट के अंदर रखेंगे तो मे भी शायद पूरे सब कॉन्टिनेंट की कवरेज नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमारे पास सैटेलाइट जो है वो इतने ज़्यादा नहीं है, हमारे पास 7 ही है। इन फ्यूचर 7 से 11 करने का प्लान है, वो देखते हैं कब होता है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि भाई IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इज अ कॉन्स्टलेशन ऑफ 7 सैटेलाइट्स, ठीक है, जिसको कहा जाता है नाविक। नाविक मतलब नेविगेशन विद इंडियन सैटेलाइट्स, और इसके अंदर बेसिकली 7 सैटेलाइट हैं। 4 जो हैं वो GSO के अंदर हैं और 3 जो हैं वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर है। ये हमारा को ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 20, मैच द फॉलोइंग। ये भी सैटेलाइट और कंट्री से आपको बताना है कौन सी कंट्री का सैटेलाइट कौन सा है। यहाँ पे कोड दे रखे हैं 1 2 3 4, बताइए क्या होगा, बताइए क्या होगा। वन टू थ्री फोर क्या होगा बताइए। अलर्ट समाप्त है, समाप्त पहले मिला लेते हैं। ग्लोनस जो है वो रशिया का है, बाइडू जो है वो चाइना का है, GPS USA का है और नाविक इंडिया का है। आप देखेंगे ग्लोनस रशिया 4, ठीक है, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 है, ये दो हटा देंगे हम, 3 और 4 नहीं करेंगे, ठीक है। बाइडू जो है वो चाइना का है, आप देखेंगे, यानी कि B जो होगा वो 1 होगा, B1 यहाँ पर भी है। उसके बाद GPS जो है वो USA का है, यानी कि C जो होगा वो 3 होगा। अब यहाँ पे देखेंगे C3 यहाँ पे दिखता है, और D जो है वो 2 होगा, यानी कि सेकंड इसका सही आंसर है। A1 A4 B1 C3 D2, ये इसका सही आंसर है, सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जो है वो रशिया का है, बाइडू चाइना का है, GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो है वो USA का है, और नाविक नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन ये हमारे इंडिया का है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 21, द ड्रेनेज सिस्टम इन विच अ ट्रिब्यूटरी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मेन स्ट्रीम बट जॉइंस इट एट अ राइट एंगल, यानी कि कौन सा ड्रेनेज सिस्टम है जिसके अंदर ट्रिब्यूटरी उसके डायरेक्शन के अंदर ही मूव करती है लेकिन उससे जुड़ती है राइट एंगल में। आपको बताना है कौन सा होगा, बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है। बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त इसका आंसर होगा दोस्तों D, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे देखेंगे, देखो ड्रेनेज जो है, अगर हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैं पैटर्न की बात नहीं कर रहा हूँ। पैटर्न जो होता है वो अलग अलग होता है, ट्रेलिस पैटर्न होता है, रेडियल पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, अलग अलग पैटर्न होता है, हमने देखा था डेंटेट्रिक पैटर्न होता है। यहाँ पर बात हो रही है सिस्टम की, ड्रेनेज सिस्टम की। सिस्टम मतलब वो इवॉल्व कैसे हुआ। तो एक ड्रेनेज सिस्टम वो होता है जो बेसिकली उस लैंडमास पे जहाँ वो फ्लो कर रहा है उस पर अगर अपलिफ्टमेंट हुआ हो या डाउनवर्ड हुआ हो, कुछ भी हुआ हो उस लैंडमास के अंदर, लेकिन उससे पहले से वो मौजूद है और उससे पहले से वहां पर रिवर्स फ्लो कर रही है, ठीक है, उसको कहा जाता है एंटीसीडेंट या इनकॉन्सिक्वेंट कहा जाता है इसको ड्रेनेज सिस्टम। यानी कि वो ड्रेनेज सिस्टम जहां पर रिवर्स जो है वो एंशिएंट टाइम से फ्लो कर रही है और बाद में उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अपलिफ्टमेंट हुआ है या डाउनवर्ड सबमर्जेंस हुआ है, उसको कहा जाता है इनकॉन्सिक्वेंट या एंटीसीडेंट ड्रेनेज सिस्टम, जिसका बेस्ट एग्जांपल हिमालयास है। एक होता है कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट मतलब जिस एरिया पे जो रिवर फ्लो कर रही है उस पर्टिकुलर एरिया पे कुछ चेंजेस हुए, फिजियोग्राफिक चेंजेस हुए और उसकी कॉन्सिक्वेंस की वजह से एक ड्रेनेज सिस्टम डेवलप हुआ, उसको हम कहते हैं कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। आप देखेंगे कोर्सेस आर द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इनिशियल टोपोग्राफी। इनिशियल टोपोग्राफी यानी कि जहां पे वो फ्लो कर रहा था उस पर जो भी चेंजेस आए, वो अपलिफ्ट हुआ या नीचे गया या उस पर फॉल्टिंग हुई, जो भी हुआ उसके बाद इवॉल्व होने वाला जो भी ड्रेनेज सिस्टम है उसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। उसके बाद कॉन्सिक्वेंट के बाद होने के बाद कॉन्सिक्वेंट सिस्टम इवॉल्व हो गया और वहाँ पे रिवर्स फ्लो कर रही है। तो कॉन्सिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम से बनने के बाद जो उसके साथ में कोई ट्रिब्यूटरी जुड़ रही है, यानी कि पहले तो क्या हुआ, पूरे इनिशियल टोपोग्राफी का अपलिफ्टमेंट हुआ या डाउनवर्ड हुआ या इरोजन हुआ, जो भी हुआ वट एवर इट इज, ठीक है, उसके बाद कोई एक ड्रेनेज सिस्टम बना और उसके कुछ टाइम बाद उससे एक सेकेंडरी ड्रेनेज सिस्टम अगर इवॉल्व हो रहा है तो उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट। इट इज डेवलप्ड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट, यानी कि कॉन्सिक्वेंट के बनने के बाद अगर कोई एक और सब ड्रेनेज सिस्टम बन रहा है उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट कब होगा, जब पर्टिकुलर एरिया के अंदर कुछ जियोग्राफिक एक्टिविटी हो रही है या जियोमॉर्फिक एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद ये तो हमें पता है कि भाई एंटीसीडेंट तो वो है जिसको फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही कर रहा है, यानी कि रिवर्स फ्लो पहले से ही कर रही है, बाद में उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। उसके बाद था कि भाई किसी लैंडमास के अंदर चेंज होने के बाद कुछ हुआ है तो वो कॉन्सिक्वेंट है, एज अ कॉन्सिक्वेंस हुआ है, और उसके बाद हुआ सब्सिक्वेंट, यानी कि कॉन्सिक्वेंट के बाद होने वाले जो भी ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है। अब दो आते हैं इसके अंदर, रिसिक्वेंट और ऑब्सिक्वेंट। रिसिक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों वो होगा बेसिकली, ये भी कॉन्सिक्वेंट के बाद ही है, इसके अंदर जो रिवर्स है वो कॉन्सिक्वेंट जो है मेन स्ट्रीम जो है उसके पैरेलल फ्लो करती है या उसके डायरेक्शन में फ्लो करती है, लेकिन उससे जुड़ती है वो राइट एंगल पे। आप देखेंगे द रिवर फ्लो इन द डायरेक्शन सेम एज द मास्टर कॉन्सिक्वेंट, ये आप देख रहे हैं ये मास्टर स्ट्रीम है, ठीक है, इसी से ये सब्सिक्वेंट बाद में बनी है और इसी के अंदर आता है रिसिक्वेंट। रिसिक्वेंट के अंदर क्या हो रहा है, जो रिवर है
वो अगर ड्रेनेज सिस्टम रिसिक्वेंट उसका है, मतलब वो मास्टर स्ट्रीम के साथ पैरेलल चल रही है या उसके डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन उससे मिल रही है वो राइट एंगल पे, यहाँ पे देखो ना राइट एंगल में ये मिल रही है सब्सिक्वेंट स्ट्रीम से। ऑब्सिक्वेंट जो होता है वो उसका जस्ट अपोजिट होगा, यानी कि मास्टर स्ट्रीम से वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ये वाली जो ऑब्सिक्वेंट है ये देखो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, ये यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है। अगर इसको मैं पेन से बताऊँ तो ये इसका जो फ्लो है वो यहाँ से यहाँ है, इसका फ्लो यहाँ से यहाँ है। रिसिक्वेंट का जो है वो यहाँ से यहाँ है और सब्सिक्वेंट का जो है वो इस तरह से है। तो ये जो है वो हमारी मास्टर हो गई, यानी कि यहाँ पर कुछ अपलिफ्टमेंट हुआ, उससे ये एक ड्रेनेज सिस्टम बना। उसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ये वाला है, ठीक है। उसके बाद फिर ये दो अलग अलग है। अगर ड्रेनेज सिस्टम मास्टर स्ट्रीम के बराबर चल रहा है, उसके सेम डायरेक्शन में चल रहा है और इस तरह से राइट एंगल पे मिल रहा है तो वो रिसिक्वेंट होगा। अगर ड्रेनेज सिस्टम उसके अपोजिट में आगे मिल रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से फ्लो आके, यानी कि दो प्लेट जैसे कोलाइड करती है वैसे ही दो स्ट्रीम अगर आगे मिल रही हैं और अगर वो राइट एंगल पे मिल रही है वापस से यहाँ पर, तो वो कहलाता है ऑब्सिक्वेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, डिस्कॉर्डेंट और कॉन्कॉर्डेंट। डिस्कॉर्डेंट मतलब यानी कि इसको फर्क नहीं पड़ता, जिस भी एरिया में फ्लो कर रही है उसको उसकी टोपोग्राफी से फर्क नहीं पड़ता, वो पहले से ही फ्लो कर रही थी। और जो कॉन्कॉर्डेंट होता है वो बेसिकली वो होता है टोपोग्राफी के अंदर कोई चेंज आया है, उसके बाद कोई एक ड्रेनेज सिस्टम बना है। तो टोपोग्राफी के चेंज के आने के बाद सबसे पहले बनता है हमारा कॉन्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट के बाद बनता है सब्सिक्वेंट और उसके बाद ये सब दो और बनते हैं, रिक्वेसेंट और ऑब्सिक्वेंट। रिसिक्वेंट मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है मास्टर स्ट्रीम के, ऑब्सिक्वेंट मतलब अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, दोनों मिल रहे हैं आपके राइट एंगल पे। ये बनता है सेकंड पे, इसके बाद ये वाला बनता है सब्सिक्वेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 22, द पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम इज एन एग्जांपल। आपको बताना है पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम इनमें से क्या है, इनकॉन्सिक्वेंट है, कॉन्सिक्वेंट है, सब्सिक्वेंट है या नन ऑफ दीस है। बताइए क्या होगा। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया है, बताइए, बोल के बताया मैंने तो गलत मत कीजिएगा, बताइए क्या होगा। पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम किसका एग्जांपल है, बताइए। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम दोस्तों बी होगा, कॉन्सिक्वेंट। आपको ध्यान होगा जैसे ही गोंडवाना लैंड से इंडियन लैंड में डिटैच हुआ तो उसने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की, और जैसे ही उसने अपनी नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट की तो उस वक्त पूरे इंडियन लैंड मास के अंदर बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई, बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई, जिसकी वजह से हमारा डेक्कन प्लेटू बना है। तो डेक्कन प्लेटू जो है वो बेसिकली वॉल्केनिक एक्टिविटी से बना है, और वॉल्केनिक एक्टिविटी के होने के बाद वो एक टेबल लैंड बन गया, उसका एक स्लोप बना है। आपको ध्यान हो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट इसका स्लोप है, इसीलिए सारी रिवर जो है बे ऑफ बंगाल पे जाती है। इसीलिए पेनिसुलर जो सिस्टम है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज के बाद बना है, इसलिए वो कॉन्सिक्वेंट है। एज अ कॉन्सिक्वेंस हुआ है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी के बाद, वहां पर एक प्लेटू बना और प्लेटू की वजह से वहां पर एक टोपोग्राफी जो है वो इस तरफ से स्लोप हुई नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट, जिसकी वजह से सारी रिवर जो है वो जाती है हमारे बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो ये एक कॉन्सिक्वेंट है। इनकॉन्सिक्वेंट जो है वो हमारे हिमालयाज है, यानी कि हिमालयस बनने से पहले ही वहां पर इंडस और गंगा और यमुना जो है वो पहले से ही फ्लो कर रही थी। हिमालयस जो है वो बेसिकली एक एडिशन है, वहां पर फोल्ड माउंटेन्स हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इनकॉन्सिक्वेंट जो है वो हिमालयस है, जो कॉन्सिक्वेंट जो है वो हमारे पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम है। वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज के बाद, टेबल लैंड बनने के बाद, पेनिसुलर प्लेटू बनने के बाद वहां पर एक बेसिकली एक फीचर बना जिसकी वजह से रिवर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर इंडस। बताइए इनमें से क्या लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडस की, बताइए। ABCD 4 ऑप्शन है, बताइए। लेफ्ट बैंक, राइट बैंक, ट्रिब्यूटरी से क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। तो इसका सही आंसर होगा ज़ंस्कार, इसका सही आंसर है। यहाँ पे आप मैप देखेंगे, ये हमारे इंडस रिवर है जो लेक मानसरोवर से स्टार्ट हो रही है और इस तरह से ये नॉर्थ वेस्ट फ्लो होते हुए यहाँ से एंटर करती है। यहाँ पे देखो जैसे ही एंटर करती है तो देखो ये रिवर इंडस है, ठीक है, ये रिवर इंडस है हमारी, ये पूरी आप देखोगे यहाँ से लेकर ये पूरी हमारी रिवर इंडस है, ठीक है। यहाँ पर होने वाली जितनी भी होगी इसकी वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी और यहाँ पर होने वाली जो भी होगी वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी। तो श्योक इसकी राइट बैंक है, गिलगित इसकी राइट बैंक है, ठीक है, काबुल, ठीक है, गोमल, तोची, खुर्रम, ये सब इसकी राइट बैंक है। लेकिन यहाँ पे मुझे ये ज़ंस्कार दिख रही है, ये इसके लेफ्ट साइड में है। अगर इसका फ्लो इस तरफ है तो ये इसके लेफ्ट साइड में है, इसीलिए इसका सही आंसर है ज़ंस्कार जो है इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है दोस्तों। इसके अलावा ये भी इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी से आप देख सकते हैं, चेनाब, झेलम, रवि, सतलज, ये इसकी सब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 24 बताना है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। बताइए यमुना की इनमें से कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। टाइमर मैंने स्टार्ट कर दिया, बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर यमुना, बताइए। क्या होगा सही आंसर इसका। ऑलराइट, समय होता है समाप्त। इसका सही आंसर होगा बी, सोन जो है वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे ये पूरा आप डायग्राम देख सकते हैं,
जिसके अंदर मैं अगर मैं हाईलाइट करूँ तो ये हमारी यमुना है, आप देखेंगे ये जो आ रही है ये हमारी यमुना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर जो ट्रिब्यूटरीज होंगी वो इसकी होंगी लेफ्ट बैंक, और यहाँ पर होंगी वो इसकी राइट बैंक होगी। तो चंबल हो गया, सिंध हो गया, केन हो गया, टोन भी हो गया। लेकिन आप देखेंगे ये जो सोन है ये यमुना के अंदर नहीं मिल रही है, यमुना तो यहीं आके खत्म हो गई है। ये हमारी गंगा है, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ये हमारा प्रयाग है, आप देखेंगे इलाहाबाद का। तो ये सोन है, आप देखेंगे सोन जो है वो गंगा में जाके मिलती है, वो यमुना में जाके नहीं मिलती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा आप देखेंगे बेतवा, केन, टोन, सिंध, चंबल, ये सब आप यमुना में देख सकते हैं, यमुना में मिल रही है। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ तो आपको थोड़ा सा और ढंग से दिखेगा, ठीक है। देखो चंबल यहाँ मिल रही है, सिंध यहाँ मिल रही है यमुना से, बेतवा भी यहीं मिल रही है, और केन भी यहाँ मिल रही है, टोन भी यहाँ मिल रही है। लेकिन ये जो सोन रिवर है ये बेसिकली जाके हमारे यमुना से मिल रही है, सॉरी गंगा से मिल रही है, इसीलिए ये इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 25, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। द वेस्टर्न सिंटेक्सटियल बैंड ऑफ हिमालयाज इज नियर, बताना है जो वेस्टर्न सिंटेक्सटियल बैंड है हिमालयाज का वो कहाँ पर है। इनमें से 4 ऑप्शन है, बताइए क्या होगा। वेस्टर्न मोस्ट सिंटेक्सटियल बैंड, बताइए क्या होगा। ऑलराइट, समाप्त इसका सही आंसर होगा डी, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा दोस्तों। सिंटेक्सियल बैंड बेसिकली कहा जाता है जब हिमालयास जो है रेंजेस का एक अब्रुप्ट हमें साउथवर्ड बैंड देखने को मिलता है, ठीक है, उसको हम सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं। ये 2 तरफ है, यहाँ पे आप देखेंगे ईस्ट वर्ड आप जानते हैं, यहाँ पे नामचा बारवा है, नामचा बारवा बेसिकली वो है जहाँ पर हमारी रिवर ब्रह्मपुत्रा एक यू टर्न लेके इंडिया के अंदर एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश से, ये बात आप जानते हैं। ये हमारा ईस्टर्न सिंटेक्सियल बैंड है। इस तरह से आप देखेंगे ये हमारी हिमालयन रेंज है, और जैसे ही एकदम से इसका साउथवर्ड बैंड होता है इसको हम सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं। तो ईस्ट के अंदर ये नामचा बारवा है, नामचा बारवा 7782 मीटर्स पे है, और वेस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत इसका सही आंसर है। नंगा पर्वत जो है वो गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान के अंदर ही आता है। इसकी हाइट 8126 मीटर्स है। आप यहाँ पे देखेंगे हिमालयास यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रही है, और एब्रुप्टली इसने एकदम साउथवर्ड बैंड लिया है, यहाँ पर एक साउथवर्ड बैंड ले लेती है, इसीलिए इसको सिंटेक्सियल बैंड कहा जाता है। 2 है, वेस्टर्न, ईस्टर्न। ईस्टर्न से भी क्वेश्चन आ सकता है, ईस्टर्न हमारा नामचा बारवा है, और वेस्ट में हमारा है नंगा पर्वत। इनकी हाइट आप देख सकते हैं, नंगा पर्वत की 8126 मीटर है, और नामचा बारवा की 7782 मीटर्स है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये हमारी हो गई एशियन प्लेट, ये हमारी हो गई हिमालयन प्लेट, ये पूरा जो है हमारा हिमालयन रीजन है। यहाँ पे दोनों तरफ एक अब्रुप्ट हमें साउथवर्ड बैंड देखने को मिलता है, उसी को हम सिंटेक्सियल बैंड कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, सो हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, आई होप आपने सही किए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये था कि मैंने पूछा था कि इंडिया के अंदर एलिफेंट रिजर्व कितने सारे हैं, तो इसके 4 ऑप्शन थे, ABCD, आपको बताना था इसके ऑप्शन क्या है। तो 37, 47, 17 और डी नन ऑफ दिस मैंने पूछा था। इसका आंसर होगा दोस्तों डी नन ऑफ दिस, इसका आंसर है 32। इंडिया के अंदर 32 जो है वो हमारे एलिफेंट रिजर्व हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये बेसिकली हमने देहिंग पटकाई जब वीडियो किया था, हमने देहिंग पटकाई नेशनल पार्क वाला जो वीडियो किया था उसके अंदर मैंने कहा था, लास्ट क्वेश्चन दिया था 32 एलिफेंट रिजर्व हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। इसका आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, इसका जवाब लाइव चैट में कोई नहीं देगा। इसमें आपको अरेंज करना है हिमालयन माउंटेन्स को ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट नहीं जाना है, ईस्ट से वेस्ट करना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये घारो खासी, जयंता हिल से, नागा हिल से, इनको आपको ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना है, ABCDE 5 ऑप्शन है। इसको आपको कमेंट बॉक्स करना है, कमेंट के अंदर जवाब देना है। ऑलराइट दोस्तों, सो मैं चाहता हूँ अभी आप लीव नहीं करेंगे, मुझे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है आपसे। और कई बार बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जिसमें मुझे बात करने का मन करता है आप लोगों से, और चूँकि मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ा हुआ हूँ, कुछ लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सो बेसिकली हुआ यह था दोस्तों कि आज सुबह एक बहुत ही डिस्टर्बिंग वीडियो मैंने देखा, और वो वीडियो बेसिकली देखकर मेरा पूरा दिमाग डिस्टर्ब हो गया। काफ़ी सारा वो लोगों ने अभी नहीं देखा है, सोशल मीडिया पे भी वो वायरल होने लगा है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा क्रूअल था, ठीक है। और मेरा मतलब यही कि अगर जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो पूरा एंड तक देखते हैं तो एक तरीके का मैं आप लोगों को बता पाऊँ कि आप इस तरह के इंसिडेंट को रिपोर्ट करेंगे। हुआ ये था कि यूपी के गाज़ियाबाद का ये एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें ये आप इंसान देख सकते हैं, इसका नाम सुनील है, और इसने एक लकड़ी की रॉड से, ये जो आप ये डॉगी देख रहे हैं, इसके सर पे मार मार के इसकी हत्या कर दी। और अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आप मे भी शायद उस वीडियो को पूरा ना देख पाएँ, क्योंकि वो इतना ज़्यादा क्रूअल और घिनौना है। और ये वीडियो बेसिकली फिर जिसने भी बनाया है उसने रिपोर्ट किया, और ये वीडियो फिर पुलिस के पास गया है। ये भी सलाखों के पीछे है, इस पर हर तरह की धाराएं लग रही हैं। हमने वो एक एक्ट भी पढ़ा था 1960 का,
तो इस तरह का वीडियो जो है दोस्तों वो डिस्टर्ब करता है। अगर आप अपने आसपास कोई भी एक ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो इस तरह की हरकत कर रहा है, ठीक है, जस्ट फॉर फन या फ्रस्ट्रेशन के अंदर या शराब के नशे में जो भी वो कर रहा है, तो आप लोग उसको रिपोर्ट कीजिए बजाय वीडियो बनाने के। कुछ लोग वीडियो बनाते हैं और जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइक्स एंड व्यूज़ वो लोग उसको इंटरनेट पर डाल देते हैं और फेमस होना चाहते हैं। आप जानते हैं यूट्यूब पे ऐसे पैसे नहीं मिलते हैं, व्यूज़ के एडसेंस से पैसे मिलते हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आपके आसपास कुछ तरह से दिखता है, ये जानवर बेजुबान है, ये कुछ नहीं बोल सकता, और इसके सर पे मार मार के, मतलब ये वीडियो इतना ज़्यादा क्रूअल है, मैं क्या बोलूँ। मैं नहीं चाहता कि आप में से जो कमज़ोर दिल के लोग हैं वो उसको देखें भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रूअल है ये वीडियो। पर इसको मेरे को मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि इस तरह के इंसान जो हैं वो एक नहीं कई हैं हमारे देश के अंदर, और इस तरह के इंसानों को रोकना बहुत ज़रूरी है। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन समाज का काम यह है कि आप लोग जाकर वीडियो नहीं बनाएंगे, आप लोग जाकर उसको रोकेंगे। ये मेरा पर्सनल सजेशन है। जो भी ऐसा करता है, चाहे वो गाय हो, चाहे वो डॉगी हो, चाहे कोई भी बेजुबान जानवर हो, ठीक है, हम लोग इकोसिस्टम के ऊपर नहीं है, हम लोग इकोसिस्टम का पार्ट हैं। हम लोग ईगो पे ना रहें कि हम लोग, ये जो पूरी सृष्टि है ये सिर्फ हमारी है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों को। कई लोग इग्नोर कर देते हैं कि हाँ ठीक है देखा जाएगा, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, हम ह्यूमन बीइंग है। हम लोगों को भगवान ने इमोशन दिया है, इमोशन नाम की फीलिंग दी है। उसके नाते, इंसानियत के नाते अगर आप देखते हैं इस तरह का वीडियो तो उसको रिपोर्ट कीजिए। और अपने आसपास इस तरह की कोई क्रुएलिटी होती है तो आप तुरंत फ़ोन कीजिए, पीटा वाले को आप फ़ोन कर सकते हैं। अपने आसपास जो भी एनजीओ वर्क कर रही है आपके एनिमल केयर के लिए, उसको आप फ़ोन कर सकते हैं। कोई लावारिस पड़ा है, कोई बीमार पड़ा है जानवर, उसके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की दुआएं लगती हैं दोस्तों। ये जो बेजुबान जानवर है यही आपको दुआएं देता है और आप आगे बढ़ते हैं। खैर, ये इंसान जो है वो सलाखों के पीछे है, और मेरा मतलब यही है कि पूरा इसको मुझको डिस्कस करने का ये है कि ये बहुत हार्ट ब्रेकिंग है। और ऐसा नहीं कि मतलब हाँ इंसिडेंट हो गया, हम लोगों ने बुरा फील कर लिया और हम लोग आगे मूव ऑन कर गए। ठीक है, आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, लेकिन इस तरह के इंसिडेंट को आप सह नहीं सकते, इसको आप इग्नोर मत कीजिए। रिपोर्ट कीजिए आसपास, उसको रोकिए, ठीक है, और बताइए कि ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। जितना हो सके उसको रिपोर्ट कीजिए, सिर्फ वीडियो मत बनाइए जस्ट फॉर द सेक्स ऑफ लाइक्स एंड व्यूज़। अगर आपके कॉन्टैक्ट के अंदर कोई ऐसा इंसान है जो जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज़ एंड लाइक ऐसा करता है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। उसको बता सकते हैं कि भाई ह्यूमैनिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, इसको आप देखेंगे। फिलहाल ये इंसान कानून के पंजे में आ चुका है, इस पर धाराएं लगेंगी जो देखा जाएगा, लेकिन इसने इस तरह की हरकत की है, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मूव ऑन किया। और आई थिंक मैं आज शायद क्लास भी नहीं ले पाता। यस, थोड़ा सा इमोशनल हूँ मैं पेट्स को लेकर, और फिर भी मैंने क्लास की है क्योंकि क्लास करनी थी। और बस मैं ये चाहता हूँ दोस्तों कि इस तरह का जो घिनौना आसपास आप देखते हैं, इस तरह का घिनौना अपराध आप देखते हैं, चुप मत रहिए, इसको आप रिपोर्ट कीजिए, उन लोगों को रोकिए, क्योंकि ऐसे लोग एक नहीं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ अपने लेवल पे, मैं पूरी कोशिश करता हूँ मैं इसको रोक पाऊँ और इस तरह की न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा पाऊँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। इसमें वीडियो पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इंटरैक्टिव टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे डेली टास्क होते हैं, इसका नंबर आपको दे रखा है, यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। डेली टास्क हो सकते हैं, आप डिस्कशन कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है शुभेंद्र नेट ज्योग्राफी। ऑनलाइन बैच से जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्म दे रखा है। बहुत जल्दी हम ऑनलाइन बैच स्टार्ट करने वाले हैं यूजीसी नेट ज्योग्राफी का। बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, मे बी फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के अंदर ये स्टार्ट होगा, और इसके अंदर यूजीसी नेट ज्योग्राफी का कंप्लीट कोर्स कवरेज आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा के रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।